नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बेनीपुरी जी की रेखा चित्र माटी की मूर्ति से 10वां रेखा चित्र बैजू मामा का अध्ययन कर उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम इसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसका रचना काल 1944 ईस्वी है। बैजू मामा एक अजीब चोर था। वह बार बार चोरी के कारण जेल जाता था। वह 30 वर्षों की सज़ा भुगत चुका था। लेखक से उसकी मुलाकात जेल में ही हुई थी। इसके पात्र हैं बैजू मामा, जेलर, जज साहब, मेट और जमादार। अब हम बैजू मामा रेखा चित्र का वाचन करते हैं। आज भी मेरा ख्याल, अगर आप पटना जेल जाएं और किसी पुरानी कैदी, वार्डन या जमादार से बैजू मामा के बारे में पूछिए तो वह एक अजीब ढंग की हंसी हंसकर आपको उनकी एक दो कहानी ज़रूर सुनाएगा। बैजू मामा पटना जेल की एक ख़ास चीज़ हैं। लगभग 30 वर्षों से वह जेल को आबाद किए हुए हैं। 1930, 32, 37, 38, 40 जब जब मैं पटना पहुंचा हूं, तब तब उनके शुभ दर्शन हुए हैं। उनसे बातें की है, खूब हंसा हूं और हर बार की हंसी के बाद एक अजीब करुणा का अनुभव मैंने किया है। जब मैंने कहा कि वह 30 साल से इस जेल को आबाद किए हैं, तब आपने यही सोचा होगा, या तो वह कोई दामूली कैदी हैं, खून करके आए हैं, या डाका डाल कर आए हैं, या कोई शोहदा जनाकर हैं, या कम से कम आदतन अपराधी तो ज़रूर हैं। लेकिन मैं दावे के साथ इन सभी आरोपों का खंडन कर सकता हूँ। उनके चेहरे या चाल ढाल से कहीं से भी उनमें आप खूंखार या मुजरिम होने का कोई चिन्ह नहीं पा सकते। तो भी वे जेल में हैं और 30 वर्षों से हैं। कैसा आश्चर्य! हर बार एक ही अपराध में आते हैं, जिसमें आज तक एक बार में 2 साल की कैद से ज़्यादा की सज़ा उन्हें नहीं मिली। जो ही छूट कर जाते हैं, उसी अपराध को दोहराते हैं और फिर 1-2 साल की सज़ा लेकर पहुंच जाते हैं। वह अपराध क्या है? चोरी। आप सोचते होंगे ज़रूर वह पक्के चोर हो गए होंगे। उन्होंने गैंग बना लिया होगा, बड़े बड़े हाथ साफ करते होंगे। जैसा कि जेल में 1-2 बार आकर साधारण चोर भी उस्ताद बन जाता है। लेकिन अगर वह इस कोटि के चोर होते तो मुझे उन पर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। मुझे अपराध शास्त्र से कोई दिलचस्पी नहीं कि उन पर अनुसंधान करता। बैजू मामा एक अजीब चोर हैं। चोरी में 30 साल की सज़ा वह भुगत चुके हैं, लेकिन अभी तक 30 रुपये वह एक बार कभी नहीं पा सके। नहीं तो उनके ही कथा अनुसार आप उन्हें जेल में नहीं पाते। और कबीर के इस दोहे के अनुसार, सिंहन के ले हड़े नहीं, हसन की नहीं पात, हंसन की नहीं पात, लालन की नहीं बोरियाँ, साधु न चले जमात। उन्होंने आज तक कोई जमात भी नहीं बनाई, तो वह क्या सचमुच साधु हैं? छी छी, मैं एक पुराने चोर को साधु कहूँगा? ऐसी इतनी बड़ी गुस्ताखी करके साधु समाज में कौन सा मुँह दिखला सकूँगा? मैं ऊंची श्रेणी का कैदी था। इस जेल में ऐसे लोगों की सुख सुविधा की कोई खास जगह नहीं होने के कारण मुझे अस्पताल में ही रखा गया था। एक दिन मैं अस्पताल की ही छोटी सी बगीची के बीच छोटे से आम के पेड़ की छाया में बैठा कलम घीस कर रहा था कि एक बूढ़ा मरीज कंबल ओढ़े आ रहा है। वह धीरे धीरे आया, कमजोरी के कारण डगमगाता हुआ फूल की क्यारी में बैठ गया। फिर एक बार हसरत की निगाह से चारों ओर उसने देखा और कंबल के नीचे से एक खुरपी निकाल वह धीरे धीरे इधर उधर उग आई घासों की निकौनी करने लगा। थोड़ी देर ही वह निकौनी कर पाया होगा कि अस्पताल का मेट हाथ में दवा की प्याली लिए उसे ढूंढता हुआ पहुंचा और उसे निकौनी करते देख बौखला उठा। मामू, तुम इस बार मर के रहोगे। बूढ़ा कैदी सिटपिटा गया।
खुरपी छोड़ दी, कंबल संभाला, दवा के लिए हाथ बढ़ाया, हाथ कांप रहा था। लड़खड़ाई जबान से उसने मिन्नत के शब्दों में मेड से कहा, माफ़ करना भैया, दवा दो। दवा दूं? खाक दवा खाकर क्या होगा? खाक दवा खाकर क्या होगा? तुम्हें क्या पड़ी है भला जो खुरपी लेकर आ बैठे यहाँ? जाए भाड़ में यह बगीचा। हे यह क्या कहते हो? देखते नहीं 4 दिन मैं बीमार रहा कि इतनी घास फूस उग आई। मामू तू कैदी है या सरकार का बैल? पुराने कैदी की शान तूने धूल में मिला दी। क्या हम जेल में काम करने आते हैं? मेट भैया तुम ठीक कहते हो, बिल्कुल ठीक। जेल का सत्यानाश हो, हाकिमों का सत्यानाश हो। लेकिन प्यारे मैं क्या करूं? न मुझसे बैठा जाता, न इन फूलों की दुर्गति देखी जाती है। माफ़ करो, दवा दो। उफ, जरा जाड़ा लग रहा है। बीमार कैदी की आंखों में अब आंसू थे, ऐसे आंसू जो ज़बरदस्ती आंसू वसूल करते हैं। मेड की आंखें भी डबडबा आई। तुम इस बार मरोगे मामू, कहकर उसने दवा की प्याली उसके हाथ में दी। हाथ के कंपन से कुछ दवा उसकी ठुड्डी पर गिर गई, कुछ गले के नीचे गई। दवा पीकर उसने एक बार थूक फेंकी और फिर बैठा नहीं रह सका। कंबल ओढ़े वहीं लुढ़क गया। थोड़ी देर के बाद वह फिर उठ बैठा। एक बार फिर उसने सभी पेड़ पौधे पर हसरत भरी निगाह डाली और खुरपी हाथ में ले अस्पताल की ओर चलता बना। इस बार जाते समय मैंने गौर से उनकी ओर देखा। 60 साल की उम्र, तांबे का रंग, चेहरे पर झुर्रियाँ, बाल एक एक सफ़ेद। लेकिन इस बीमारी में भी जब पैर डगमगा रहे थे, वह तन कर जा रहा था जैसे वह एक नौजवान हो। स्वभावतः मैं उस कैदी की ओर आकृष्ट हुआ। वह बैजू मामा थे, इस जेल के कैदियों के मामा, वार्डरों के मामा, जमादारों के मामा, यूँ कहिए तमाम पटना जेल के मामा। अब मैं बैजू मामा के साथ घुल मिल गया। उनकी बीमारी अच्छी हो गई। वह अपनी खुरपी कुदाल से दिन भर झगड़ते रहते और मैं उन्हीं की बसाई बगीची में एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर उनकी मेहनत मशक्क़त देखता रहता। जब वह थक जाते मेरे पास आ जाते। न वह बीड़ी पीते न खैनी खाते। मैं उनका क्या स्वागत करता भला? जेल का सबसे बड़ा स्वागत सत्कार इन्हीं 2 नायाब चीज़ों से है। खैर, वह मेरे नज़दीक पहुंचकर मुझसे सुराज और गांधी बाबा के हाल पूछते और मैं धीरे धीरे उनकी राम कहानी जानने की कोशिश करता। धीरे धीरे, क्योंकि देखा बैजू मामा अपनी ज़िंदगी को बंद किताब बनाकर ही रखना चाहते हैं। साधारण मुजरिमों की तरह अपनी कहानी बढ़ा चढ़ाकर कहने की बात तो दूर रही, जब बड़ी खोद खाद के बाद कुछ कहते भी तो कहते कहते शर्मिली लड़की की तरह बीच में ही रुक जाते और उनके झुर्रीदार गालों के रंग में कुछ तब्दीली आ जाती। कभी कभी झुंझलाकर कहते, बाबू यह पाप की कहानी क्या सुनते हैं आप? चोर बदमाश की बातें कहीं सुनी जाती है, लेकिन उनकी ज़िंदगी की एक एक कड़ी आखिर मैंने जोड़ी ही। बैजू मामा इसी पटना ज़िले के बाढ़ सब डिवीज़न के हैं। एक साधारण किसान थे। एक बार हालत ऐसी हो गई कि बैल के अभाव में उनकी खेती रुक गई। कहीं से 30 रुपये कर्ज लिया और गंगा के उस पार बैल खरीदने चले। सुन रखा था उस तरफ अच्छे बैल मिलते हैं और सस्ते। गंगा पार कर बैल की कई पेठियां में गए, क्योंकि कम से कम पैसों में अच्छी से अच्छी चीज़ चाहते थे। इसी दौड़ धूप में उनके दिमाग पर शैतान का कब्जा हुआ। उन्होंने पाया कि उस तरफ लोग गर्मियों में बैलों को घर के बाहर ही बांध देते हैं और उनकी कोई खास रखवाली नहीं करते। पटना ज़िले में ऐसा नहीं होता है। शैतान ने उनके कानों में धीरे से कहा, बैजू क्यों ना इनमें एक बैल रात में खोल लो और गंगा पार कर जाओ। यह बात उन्हें भा गई। बैल भी हो जाएगा, पैसा भी बच जाएंगे, खेती भी निभ जाएगी, कर्ज भी नहीं रहेगा।
लोग पूछेंगे तो कह दिया जाएगा बैल मोल लिया है। बस हल्दी लगी ना फिटकिरी रंग चोखा। बैजू मामा तैयार हो गए। एक रात एक गांव से एक अच्छा सा बैल खोलकर वह चल पड़े गंगा जी की ओर। जिस समय बैल खोलने गए थे उस समय तो हाथ ही कांपे थे। अब जब दिन उठ आया उनका समूचा शरीर कांप रहा था, जैसे कंपकपी लग गई हो। ठीक से पैर नहीं उठते। जितने लोगों को देखते मालूम होता सब उन्हीं की तलाश में है। हर आंख मानो उन्हीं को घूर रही, हर उंगली मानो उन्हीं की ओर उठ रही, हर कानाफूसी में उन्हीं की बात हो रही। दिन ढलने पर वह एक देहाती सराय के निकट पहुँचे। उनकी नस नस ढीली पड़ गई थी। भूख और थकावट से परेशान थे। बैल को एक पेड़ से बांध दुकानदार से लोटा डोरी ले कुएं पर गए। हाथ मुंह धोया। हाथ मुंह धो ही रहे थे कि देखा एक दफादार उसी दुकान पर आकर बैठ गया है। क्या मेरी ही तलाश में है? क्यों न बैल को छोड़कर भाग लूं? तब तो और भी पकड़ा जाऊंगा। क्या मुझसे भागा जाएगा? फिर ऐसा बैल इस जिंदगी में क्या फिर नसीब हो सकता है? नहीं, वह मेरी तलाश में नहीं है। इस तरह सोच विचार कर वह दुकान पर आए। दुकानदार से 2 पैसे के चने लिए। मुंह में रखते थे चना और पेट में फूल रहा था लावा। चने मांगने के समय इनकी मगही बोली सुनी थी, इसीलिए जब चने खा रहे थे दुकानदार ने इनके घर वगैरह के बारे में स्वभावतः ही पूछना शुरू किया और घर के बाद बैल की चर्चा आई। बीच में ही दफादार पूछ बैठा, यह बैल तुम्हारा है? अच्छा बैल है, कितने में खरीदा? यह सवाल और बैजू मामा कह रहे थे। सुनते ही उनके होश गायब हो गए। 2-3 सवाल और वह दफादार कूद कर इन्हें पकड़ चुका था। चुट्टा कहीं का, यह बैल 40 रुपए का है और बाजितपुर की पेठियाँ कहीं बुध को लगती है। बैल भी गया, उनके पैसे भी छिन गए और पिटाई भी कम नहीं लगी। समस्तीपुर के मजिस्ट्रेट ने 1 साल की सज़ा दी। सज़ा काट कर निकले तो फिर कौन सा मुंह दिखाने घर जाते। वंश में कलंक लगाया। बैजू मामा, आप कौन जात हैं? मैंने अचरज में आकर उनसे पूछा, क्योंकि उनका चेहरा बताता था किसी अच्छे घर के वह हैं। इस सवाल से वह घबरा गए। फिर कहा, जेल टिकट में देखिए ना, दुसाध लिखा है। जेल टिकट में जो कुछ लिखा हो, आखिर आप हैं कौन जात? दुसाध तो आप हो नहीं सकते। मेरे बार बार पूछने पर बैजू मामा कुछ उद्विग्न से हो उठे। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ और सघन हो गई। चोर का क्या नाम धाम या जात पात? चोर बस चोर है बाबू, लेकिन हाकिम के सामने तो कुछ बताना ही पड़ता है। बस कुछ लिखा दिया। उनकी आवाज़ में एक हार्दिक पीड़ा थी। तो क्या आप बाहर ताड़ी दारू पीते हैं? अब तो जैसे उनका धीरज टूट गया हो। भर्राई आवाज़ में बोले, हाय बाबू, आप कितने भोले हैं। क्या बिना नशा खाए चोरी हो सकती है? निशाचरी काम के लिए पहले निशाचर बन जाना पड़ता है बाबू। उद्विग्नता में ही वह चुपचाप वहाँ से चल दिए। मुझे पता चला था कि उनके घर पर अब भी गृहस्थी होती है, अच्छी गृहस्थी होती है। भाई मर चुके, 2 भतीजे हैं, उनके बाल बच्चे हैं। मैंने बैजू मामा को समझाया कि पुरानी बातें भूल जाइए, इस बार छुट्टिए तो गंगा स्नान करके अपने घर चले जाइए। भतीजों से सारी बातें कहिए, उनके साथ रहिए। अब बुढ़ापे का शरीर है, कब जाने क्या हो जाए। जेल में मरिएगा, मिट्टी की दुर्गति होगी। इस आखिरी बात ने उन पर काफ़ी असर किया। एक दिन हृदय खोलकर कहने लगे, क्या कहूँ बाबू, कई बार यही सोचा। जेल से छूटने पर कई बार घर की ओर चला
लेकिन बख्तियारपुर जाते जाते पैर बंध जाते हैं। सोचता हूँ खाली हाथ घर कैसे जाऊँ। भतीजे तो मानने भी लगेंगे, पर उनकी बहुएं तो पराए घर की बेटियाँ ठहरी, कहेंगी यह बूढ़ा कहाँ से टपक पड़ा। कुछ लेकर जाऊँ तो वह भी समझे कि आखिर कुछ लाया तो है। कम से कम एक गाय खरीद करके ही ले चलूँ। एक गाय 30 में तो अच्छी गाय मिल जाती है, लेकिन रुपए कहाँ से आवे। चोर हूँ ही, क्यों ना एक आध हाथ और मार लूँ। किंतु जब जब ऐसा किया तब जब तक रुपए पूरे हो पकड़ लिया गया, और फिर यहीं का यहीं। उफ, 30 रुपये, 30 रुपये में बैल और 30 रुपये में गाय, और इसी 30 रुपये में एक की जिंदगी के 30 साल बर्बाद हो गए। बेचारा 30 के अजीब गोरख धंधे में फंस गया है। मैं इस तरह सोच ही रहा था कि बैजू मामा फिर बोल उठे, एक बात और है बाबू, जब जब बाहर जाता हूँ दिन तो इधर उधर देखने सुनने में कट जाते हैं, लेकिन ज्यों ही रात में सोने की कोशिश करता हूँ, मालूम होता है इस जेल के ये सारे पेड़ पौधे मुझे बुला रहे हैं। यह आम का पेड़, ये अमरूद, यह नीम, यह जामुन, सब के सब मेरे ही लगाए हुए हैं बाबू। मैंने ही इनके पौधे रोपे, इनकी थालों में पानी दिया, निकौनी की, होते होते आज ये कितने छतनार हो चले हैं। और इन बेलों, गुलाबों, गेंदों का खानदान किसने लगाया बढ़ाया? इसी बैजू ने बाबू। जब बाहर होता हूँ रात में ये सब के सब मुझे पुकारते से हैं। हाँ बाबू, सच कहता हूँ, नींद नहीं आती। सोचता हूँ हाय, उस आम की टहनी को न कोई मरोड़ दे, उस नीम को लोग दातुन करके न सुखा डालें। ये बेलें और गुलाब के पौधे बिना सिंचाई निराई के कहीं बर्बाद न हो जाएं। बस इधर उधर करके दौड़ा पहुंच जाता हूँ। जब बैजू मामा कह रहे थे, मुझे लग रहा था मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। क्या मैं सचमुच जेल में हूँ? मेरी बगल में बैठा जो यह कह रहा है, क्या यह सचमुच चोर है? क्या चोर का ऐसा ही भोला भाला चेहरा होता है? क्या उसकी ऐसी ही भोली भाली बातें हुआ करती है? और क्या उसके ऐसे ही काम होते हैं? जिसने पेड़ पौधे से इतनी तदात्मता प्राप्त कर ली हो, जिसे पौधे पुकारते पेड़ बुलाते हैं, क्या वह निम्न कोटि का अधम अपराधी हो सकता है? अगर यह अपराधी है तो निसंदेह अपराध शब्द का अर्थ हमें बदल देना होगा। और बैजू मामा अपनी होली वाली कहानी भी बाबू को जरूर सुनाना। जब एक दिन मेट ने यह कहा तो देखा बैजू मामा के चेहरे पर हंसी की एक हल्की झलक दौड़ गई, और उनके दांत जो 30 वर्षों से जेल की रोटियां चबाते चबाते आधे आधे घिस गए थे, लेकिन जिनमें टूटे एक भी नहीं थे, चमक पड़े। अरे मेट भाई, बाबू के सामने बेइज्जत मत करो, उससे कहकर उन्होंने इधर उधर की बातों में मुझे बहला देना चाहा, लेकिन फिर भी मैंने उनसे वह कहानी निकाल ही ली। एक बार संयोग ऐसा हुआ कि बैजू मामा की रिहाई की तारीख ठीक होली के ही दिन पड़ गई। ठीक होली के ही दिन, जिस दिन साल भर में सिर्फ एक ही दिन जेल में पकवान बनते हैं। जेल में पकवान, लेकिन आप ताजुब ना करें, जहाँ भात में भूसी मिली होती है और रोटी में कंकड़, दाल में छिलके ही छिलके रहते हैं, और तरकारी के नाम पर घास के डंठलों को उसन दिया जाता है, वहाँ के पकवान भी कैसे होंगे समझ जाइए। लेकिन पकवान फिर भी पकवान है। सरसों के तेल में गुड़ देकर घुने गेहूं के आटे के पके पुए और थोड़े दूध में पूरा पानी डालकर उबाली गई खीर,
ये पकवान भी कैदियों की जीभ पर कम पानी नहीं ला देते। महीनों से इसकी प्रतीक्षा की जाती है। बैजू मामा की जीभ भी इसकी कल्पना में कम लार नहीं टपका चुकी थी। खबर मिली उसी होली के दिन उनकी रिहाई होने वाली है। आह रे, यह क्या गजब हुआ। बैजू मामा ने जमादार साहब से बहुत ही गिड़गिड़ाकर आरजू मिन्नत की कि किसी तरह जेलर बाबू से कह सुनकर उनकी रिहाई की तारीख एक दिन और बढ़ा दे। लेकिन जमादार साहब ने पहले समझाकर फिर डांट कर कह दिया कि ऐसा हो नहीं सकता। खैर, रिहाई का दिन पहुंचा। वह गेट पर लाए गए तो उन्होंने देखा पुए बनाने के लिए तेल और कड़ाहे भीतर भेजे जा रहे हैं। पकवान के इस सामानों को देखकर उनकी आंखें छलछला आई। जेलर साहब का ध्यान बैजू मामा की ओर आकृष्ट हुआ। भला उनको कौन नहीं पहचानता। जेलर साहब ने समझा शायद ये आंसू आनंद के या पश्चाताप के हैं। कह बैठे, क्यों बैजू, अब तो फिर नहीं आओगे ना? हाँ हाँ, मत आना, अब तुम बूढ़े भी हुए। उनका यह कहना था कि बैजू की आंखों में सावन भादो उमड़ आए और रूंधे हुए गले से बोले, बाबू, मेरी तकदीर फूट गई बाबू। जेलर साहब शरीफ मुसलमान, वह यह सुनकर घबरा गए। यह क्या बात हुई? पूछा। क्या हुआ है, बताओ बैजू, कोई गमी की खबर आई है क्या? वह मन ही मन सोचने लगे। बैजू मामा बोले, हुजूर, आपका इसमें क्या हाथ, मेरी ही तकदीर फूट गई बाबू। अरे क्या हुआ बैजू? जेलर साहब की उत्सुकता में अब करुणा की मंदाकिनी मिल रही थी। इधर बैजू मामा की आंखों के बादल में झड़ी लग गई और हिचकियाँ लेते हुए बोले, हाय सरकार, जब तेल और कड़ाहे भीतर जा रहे हैं तो मैं बाहर भेजा जा रहा हूँ। भरे बरत के दिन मैं निकाला जा रहा। वह आगे बोल न सके। इधर जेलर साहब ठठाकर हंस पड़े और अपनी जेब से 1 रुपये निकाल कर बैजू मामा को देते हुए बोले कि जाओ बाजार में इसी से पुए खरीद कर खा लेना। लेकिन इन चांदी के चमचम टुकड़े का जरा भी मोह उनके मन में क्यों होने लगा। रुपया जेलर बाबू के पैर पर रख दिया और एक दिन के लिए और जेल में रखे जाने की विनती की। जेलर साहब ने इस बारे में अपनी असमर्थता दिखाई। रुपया बार बार के आग्रह पर भी नहीं लेकर धोती की खूंट से आंसू पोंछते बैजू मामा बाहर चले आए। बाहर चारों ओर होली का हुड़दंग मचा था। रंग अबीर उड़ रही थी, गाने बजाने हो रहे थे। जेल से जो 3 आने पैसे मिले थे उनका सत्तू खरीद कर बैजू मामा ने खाया और दिन भर इधर उधर अनमस्त तमाशे देखते रहे। शाम को स्टेशन के माल गोदाम के सामने जाकर लेटे रहे और कुछ अंधेरे होने पर एक बैलगाड़ी के निकट बंधे जोड़े बैल को खोलकर ले चले। गाड़ीवान दिन भर के धूम धड़के से कुछ ऐसा मस्त होकर सोया था कि उसे कुछ सूध नहीं रह गई थी। अब बैजू मामा क्या करे। वह खुद चिल्लाकर कहने लगे, ओ गाड़ीवान, कैसा बेवकूफ़ सा सोया है और चारे तेरे बैल लिए जा रहे हैं और चोर तेरे बैल लिए जा रहे हैं। बैल शब्द कान में पड़ते ही गाड़ीवान चौंक उठा और जिस ओर से आवाज़ आई थी दौड़ा। उसे दौड़ते देख बैजू मामा ने भागने का बहाना किया। वह पकड़ लिए गए, कुछ घूसे खाए, रात भर हाजत में रहे और भोर में फिर जेल में हाजिर। जेल भर में हल्ला हो गया, बैजू आ गए। किंतु बैजू मामा तो जल्द आकर मेट से मिले और कहा, कहाँ पुए रखे हैं, लाना तो मेट भाई। मेट हंस रहा था। बैजू मामा उससे कह गए थे कि 2-1 पुए मेरे लिए ज़रूर चुरा कर रख देना।
कल मैं ज़रूर आ जाऊंगा। बैजू मामा आपने ज़रूर ही सार्थक करेंगे। इसकी उम्मीद मेट ने नहीं की थी। जो ही मेट ने कहा, पुए कहाँ रखे हैं, बैजू मामा की आंखों से झरझर आंसू झड़ने लगे। उफ, इसी पुए के चलते रात उस गाड़ीवान के कितने गुस्से मैंने बर्दाश्त कर लिए। रात भर हवाला में पुए का ही सपना देखता रहा हूँ मेट भाई। मुदा हाय री तकदीर। अब मेट की आंखें भी डबडबा आई थी। उसने जो पुए अपने लिए बचाकर चुरा कर रखे थे उन्हें लाकर बैजू मामा के सामने रख दिया। बैजू मामा उस बासी काठ के कड़े बन गए तेल के पुए को कुतर कुतर खा रहे थे, जो उनकी आंखों के पानी से नरम और नमकीन होते जाते थे। इस बार वह किस तरह जेल आए हैं वह भी कम दिलचस्प और दयनीय नहीं है। इस बार बैजू मामा यह निश्चय कर जेल से निकले थे कि 30 रुपये किसी न किसी तरह जरूर जमा करेंगे और उन्हीं रुपयों से एक गाय खरीद कर अपने भतीजे के पास जाएंगे। गाय की डोर पकड़े जब वह लगभग 30 वर्षों के बाद अपने गांव में घुसेंगे तो गांव कैसा दिख पड़ेगा, लोग उन्हें पहचानेंगे या नहीं, वह किस तरह अपना परिचय देंगे आदि की कल्पना में विभोर होते हुए ही उन्होंने जेल से बाहर कदम रखा था। शुरू में मालूम हुआ इस बार तकदीर पक्ष में है। बड़ी चोरी में बड़ा खतरा है और खतरा लेने का इस बार मौका नहीं था, इसलिए छोटी छोटी चोरियां 30 रुपये के लिए शुरू की। एक होटल से 2 लोटे चुराए 2 रुपयों में बेच लिए। एक मंदिर के अहाते से 2 कंबल मार लिए, 3 रुपये उनसे आए। एक वकील साहब के बरामदे से एक शॉल उचक लाए, 4 रुपये आए। सबसे बड़ा शिकार एक गोदाम से एक बोरे लाल मिर्चे का किया, जिससे उन्हें नगद 12 रुपये मिले। अब बैजू मामा के पास 21 रुपये थे, सिर्फ 9 रुपये की कमी थी। मिर्चे की चोरी सबसे अच्छी। एक दिन जब वह शहर के बाहर शौच को जा रहे थे, उन्होंने खेतों में लाल मिर्चे लगे देखे। कौन जाने शहर की चोरी में किसी दिन पकड़ा जाऊं, क्यों न रात में मिर्चे के खेत में पहुंचूं और थोड़ा थोड़ा मिर्चा तोड़ कर बेचता जाऊं। यही 10-15 दिन लगेंगे, लेकिन खतरे से तो महफूज रहूँगा ना। ऐसा सोचकर वह प्रति रात मिर्चे के खेत में जाते और एक झोला मिर्चा ले आते और बाजार में किसान की तरह बेच लेते। धीरे धीरे उनके पास 26 रुपये हो गए, सिर्फ 4 रुपये की कमी। हाँ, सिर्फ 4 रुपये की। मंजिल के अंत में पथिक के पैर तेजी से उठने लगते हैं, उसकी रफ्तार में तेजी आ जाती है। एक दिन बैजू मामा इतने मिर्चे तोड़ लाए कि 1.25 रुपये मिल गए। अब 2.25 रुपये की कमी रह गई थी। 3, हाय 3 कितनी बुरी संख्या है। उस रात मामा जब खेत में पहुँचे उन्हें घेर लिया गया। बेचारे किसान कुछ दिनों से परेशान थे कि क्या हो रहा है। उनकी खेती उजड़ रही थी। कई दिनों से वह धुक्की लगाए हुए थे कि आज चोर को उन्होंने देख लिया और दौड़ पड़े। मामा भागे भी तो किस ओर, उन्हें एक अक्ल सूझ गई। जितने मिर्चे तोड़े थे सब झटपट अगल बगल में फेंक दिए और इस तरह बैठ गए कि जैसे वह सोच से निवृत्त हो रहे हैं। चारों ओर से लोग घेरे हुए हैं। बोले नहीं। एक ने कहा, उठते हो या लाठी लगाऊं? मामा खड़े हो गए, धोती इस तरह किए कि जैसे सोच से उठे हैं। वह मन ही मन सोच रहे थे कि शायद मैं बच गया कि उसी समय खेत की बगल से जाने वाली सड़क से एक मोटर गुजरी और उसकी दपादप रोशनी में उनकी बगल में बिखरे मिर्चे दिखाई पड़े। और बाबू डर के मारे पेशाब भी तो नहीं हो पाया था ना। मुझसे मामा ने हंसते हुए कहा, अब क्या
चोरी साफ साफ पकड़ ली गई। मामा फिर थाने में हाजिर किए गए। फिर वही हवालात, फिर वही बाढ़ का छोटा जेल, फिर वही मजिस्ट्रेट की अदालत। लेकिन इस बार विशेषता यह हुई कि किसी तरह पुलिस ने पता लगाया कि मामा पुराने मुजरिम हैं। फलतः उन पर सेशन चलाने की तैयारियां की। नौजवान मजिस्ट्रेट ने पुलिस की बात मान ली। दारोगा ने गोलियां देते हुए कहा, बूढ़े, इस बार तुम्हें 5 साल के लिए चक्की पीसनी होगी। सेशन जज एक बूढ़ा आदमी था। जब उसने मामा से कसूर के बारे में पूछा तो मामा ना ही ना कह सके। झूठ कैसे बोलते भला। हाँ, एक अर्ज की, हुजूर, सुनते हैं सरकार 25 साल काम करने पर अपने नौकरों को पेंशन देती है। हुजूर भी बूढ़े हुए, अब पेंशन पाएंगे। मैंने 30 साल जेल में रहकर सरकार का काम किया है। दुहाई सरकार, धर्म साक्षी है, काम करने में कभी कोताही नहीं की। जेलर साहब को बुलाकर पूछिए, जमादार साहब को बुलाकर पूछिए, बैजू बिना काम किए रोटी नहीं खा सकता सरकार। अब 30 साल की इस गाढ़ी मेहनत के बाद हुजूर, क्या इस बूढ़े को भी पेंशन का हक नहीं है? दुहाई हुजूर की, दुहाई माँ बाप की, आप इंसाफ कीजिए। हुजूर से इंसाफ न मिला तो यह बूढ़ा और कहाँ जाएगा। यह अजीब दलील थी, किंतु दिल पर इसका असर भले ही हो, दिमाग पर यह क्या असर ला सकता था भला। और जज तो बंधा है कानून की किताब से। उस कानून की किताब के अनुसार सज़ा के लिए जो ज़रूरी बातें चाहिए सब हाजिर, चश्मदीद गवाहियाँ, अपराध की स्वीकृति। वह किताब जज को यह हक कहाँ देती कि वह देखे कि अपराध क्यों किया गया, उसमें समाज कहाँ तक अपराधी है और आदमी कहाँ तक, आदमी के कृत्य में परिस्थितियों का कहाँ तक हाथ है, आदि आदि। फिर आदमी के भीतर जो इंसानियत है उसे उभरने देने और अपराधी को सही रास्ते पर चलने में मदद करने की ओर ध्यान देना तो उस किताब में जैसे हराम हो। जज बेचारे बूढ़े थे, सहृदय थे, लेकिन जो किताब उन्हें रोटी दे रही थी, उस बुढ़ापे को आराम से बिताने में मदद पहुंचा रही थी, उसकी उपेक्षा वह कैसे करते बेचारे। हाँ, उन्होंने शायद कभी शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ ली थी, इसीलिए अपने इंसाफ पर एक बार रहम का मुलम्मा चढ़ाने से वह नहीं रुक सके। इस बार बैजू मामा को सिर्फ 1 साल की ही सज़ा हुई। आप सबने इस रेखा चित्र को सुना, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।